मैं नहीं समझता हूँ 2029 में अगर बीजेपी को हम लोग हरा भी दिए, वो समस्या यहाँ हल होने वाला नहीं, वो दोबारा आएगा और बहुत पावरफुल ढंग से आएगा, क्योंकि मौलिक क्वेश्चंस, बेसिक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस इस सोसाइटी में no political party is willing to address, no political dialogue is willing to stay because of the contradictions that exist. हम बहुत सारे इस विषयों को क्या करके हम एक दरकिनार कर दिए कि ये सारे जो सपोर्ट करते हैं मोदी जी को सब अंधभक्त है। मैं नहीं समझता हूँ इस देश में कोई अंधा है, कोई भक्त है। जितने भी अंधभक्त जिनको कहते हो, दे वर फियर्सली फाइटिंग फॉर देयर कास्ट स्टेटस एंड देयर क्लास इंटरेस्ट, and this caste and classes were fighting for their in spite of the destruction to economy, governance, institutions that was happening. ये अंधे नहीं थे, ये ना समझ तो बिल्कुल ही नहीं है। ये हम लोग अपने डिस्कोर्स में बना दिए ये सब अंधभक्त है, अंधे लोग है, ना समझ लोग है। ये समझ के नहीं आना चाहिए ऐसा फोरम के डिस्कशंस में कि हम सारा चीज अब समझ रहे हैं और समझ गए हैं। I think these forums should essentially be used to raise fresh questions. नया questions क्या है हमारे समय के लिए, questions that we have not understood or questions that have come to the fore with this last 15-20 years of Indian experience. We thought that we left that India behind in 1947, but that India was reborn in 2014. पहले जब हम किसी अपोनेंट, किसी आइडियोलॉजी, किसी सियासत के खिलाफ अगर एक मोर्चा खड़ा कर रहे, पहले उस सियासत को पूरे ढंग से समझने का कोशिश होना चाहिए। Have we understood why right-wing authoritarianism emerged in this country? उसका sociological, historical roots कहाँ पे है? One must almost say that in spite of this tremendous rise of right-wing populism, पिछले 15 साल में जो चर्चा इस देश में हुआ, इतना इन डेप्थ नहीं हुआ। हम सिर्फ इसको फैसिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, प्रोपेगेंडा, फोर्स, मैनिपुलेशन के फ्रेम में समझने की कोशिश की। Yes, all these things exist, but all of these things, techniques work based on some social reality. हमें ये समझने का जरूरत है, आरएसएस का पॉलिटिक्स इस कंट्री में उतना ही एक सोशल रियलिटी के बेसिस पे है जितना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का फिलॉसफी। जब तक हम इस सच्चाई को we don't pick up the courage to stare, हम इस ताकत से लड़ नहीं पाएंगे। 2029 में अगर बीजेपी को हम लोग हरा भी दिए, वो समस्या यहाँ हल होने वाला नहीं, वो दोबारा आएगा और बहुत पावरफुल ढंग से आएगा, क्योंकि मौलिक क्वेश्चंस, बेसिक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस इस सोसाइटी में no political party is willing to address, no political dialogue is willing to stay because of the contradictions that exist. हम बहुत सारे इस विषयों को क्या करके हम एक दरकिनार कर दिए कि ये सारे जो सपोर्ट करते हैं मोदी जी को सब अंधभक्त है। मैं नहीं समझता हूँ इस देश में कोई अंधा है, कोई भक्त है। जितने भी अंधभक्त जिनको कहते हो, दे वर फियर्सली फाइटिंग फॉर देयर कास्ट स्टेटस एंड देयर क्लास इंटरेस्ट, and this caste and classes were fighting for their in spite of the destruction to economy, governance, institutions that was happening. ये अंधे नहीं थे, ये ना समझ तो बिल्कुल ही नहीं है। ये हम लोग अपने डिस्कोर्स में बना दिए ये सब अंधभक्त है, अंधे लोग है, ना समझ लोग है, और ये जो बैठे हैं दे आर वेरी हैप्पी विद दिस बीइंग कॉल्ड अंधभक्त, क्योंकि आप गहराई से एनालिसिस नहीं कर रहे हो इनका। अंधभक्त जिसको कहते हो वो ग्रेडेड इनइक्वालिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक फिलॉसफी इंडिया का जो इंक्लूसिव, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की कोशिश है, जो अंबेडकर का फिलॉसफी था। दूसरा फिलॉसफी है ग्रेडेड इनइक्वालिटीज, व्हाट डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड दैट एवरी कास्ट इन इंडिया इज लोकेटेड विद अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ओवर समवन एंड विद अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी अंडर समवन। दिस इज द सोशियोलॉजिकल रियलिटी। तो आप इसको नीचे से इंक्लूसिव बना सकते हो इस सोसाइटी को, आप ये कह सकते हो भाई सब इंक्लूसिव होना चाहिए। दूसरे पहलू से देखें तो द सेम सोशल स्ट्रक्चर, यू कैन टेल एवरी कास्ट, लुक यू आर सुपीरियर टू समवन, यू टेक प्राइड इन टेकिंग बीइंग सुपीरियर टू समवन, इन एक्सरसाइजिंग योर पावर टू एक्सक्लूड समवन। ब्राह्मण क्षत्रिय को एक्सक्लूड करता, क्षत्रिय वैश्य को, वैश्य शूद्र को, शूद्र दलित को, दलित आज मुसलमान को एक्सक्लूड कर। So one has to understand this is a real historical possibility to mobilize even downgraded caste with a sense of social superiority, with a sense of psychological empowerment. This is the experiment RSS has successfully demonstrated before us since 2002. गुजरात राइट से शुरू हुआ जो एक्सपेरिमेंट है,
This is the experiment RSS is conducting in this country. Same social structure, there is a possibility that you can mobilize the same caste. Ambedkar talks about the inferiority and the damage that caste system does. RSS mobilized by saying the sense of superiority and sense of ego that caste can improve it. तो ये जो आप अंधभक्त कहे तो ये जो है ये सबसे ज्यादा चतुर लोग हैं इस देश में. ये अपना कास्ट और क्लास इंटरेस्ट समझते हैं और इनका ये है कि भाई देश के साथ जितना भी डैमेज हो इससे हमें कुछ लेना टिल वी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है. शाहनवाज साहब कांग्रेस से बरखूब ये समझते पार्टीज में जो काम करते हैं अपना पोजीशन पहले बचाते हैं पार्टी में, भले ही पार्टी का डैमेज हो, भले ही पार्टी हार जाए, लेकिन हम पार्टी के अंदर हम पार्टी के पावर में रहे, उस पावर का पोजीशन में रहे, लोग दे डोंट माइंड पार्टी लूजिंग. तो कांग्रेस का ये हिस्ट्री रहा राजस्थान में, हरियाणा में, पूरा 50 साल से यही हिस्ट्री रहा कांग्रेस का. तो सेम चीज जो है अंधभक्त करते, देश के भले नुकसान हो जाए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का नुकसान, मेरा कास्ट और क्लास पोजीशन प्रिविलेज अगर बचा रहा तो डैमेज होने तो होने दो. ये मत सोचे कि वो ये नहीं समझते कि डैमेज हो रहा है. दे आर इंस्टेड सेइंग दैट डैमेज होने के बावजूद हम अपना प्रिविलेज बचा के रखना चाहते हैं. अब दिस इज द रियल स्टार क्वेश्चन दैट हाउ डू यू फाइट विद सच सोशल फोर्सेस. आप उनको क्या करके कन्विंस करोगे भाई आप देशभक्ति, देश का नुकसान हो रहा, जेएनयू खराब हो रहा, उससे कुछ नहीं उनको फर्क पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपको. दिस इज वन सोशियोलॉजिकल रियलिटी आरएसएस डेमोन्स्ट्रेटेड. People might privilege their caste and class privileges over collective living. How do you transform? And this neither begins with upper caste nor ends with upper caste. This, because of greater inequalities, goes all the way down, including all castes. This is the psyche RSS has banked its politics on. It's a powerful symbolism. उसमें powerful psychological investment है, उसमें पूरा emotional investment. इसलिए लोग इतना emotional हो गए. मोदी जी को देखते क्यों emotional हो? ये नहीं कि मोदी जी का चेहरा पसंद है, ये नहीं कि लोग मोदी जी को सुंदर देखने सुंदर लगा. मोदी जी को देखते हैं उनका कास्ट और क्लास प्रिविलेजेस लोगों को याद आ. ओबीसी इज द बैकबोन ऑफ बीजेपी इन इंडिया टुडे. इवन इन साउथ टुडे इट्स बिकमिंग अ बैकबोन. व्हाई? बिकॉज़ आरएसएस टेल्स ओबीसी दैट यू आर मच सुपीरियर टू दलित्स. If you have power, you can snatch the resources of the Muslims and you can become slightly more privileged. और इसे इस एक्सपेरिमेंट को हम सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज एक हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पॉसिबिलिटी है आरएसएस को दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को चलाने के. मैं नहीं समझता हूं कि कॉकरोचेस आने से सब खत्म हो गया. बिकॉज एक हिस्टोरिकल रूट्स हमारा सोशल स्ट्रक्चर में, एंड इट वाज डॉक्टर अंबेडकर हु कंटिन्यूअसली वांट अस दैट दिस कंट्री विल हैव पॉसिबिलिटीज ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन. तो पहला क्वेश्चन ये. दूसरा गलती जो हम लगातार करते हैं इस 15 साल में, वो है लैंग्वेज ऑफ इस्लामोफोबिया. क्या सिर्फ मुस्लिम्स को बिना हिस्टोरिकल रीजनिंग, इस हेट्रेड के पीछे क्या है? इस हेट्रेड कहां से आ रहा? इस पे क्या हम लोग लगातार कुछ डीप चर्चा, डिड वी कैरी आउट अ सीरियस डिबेट? Again, there we said it is just propaganda, it is force, it is false information. Yes, all of that exists. But if you observe closely, I would prefer to call it communalism and not Islamophobia. Islamophobia would mean that you are pathologizing the phenomenon. मतलब हिंदू सब पागल नहीं हो गए कि मुसलमान को हेट करने लगे. That hatred is coming again from certain deep social and economic changes this country has undergone. उस hatred के अंदर बहुत सारे variables छुपे हुए. ये सिर्फ hatred of Muslims नहीं है. Not all Muslims are hated. Prime Minister Modi here condemns Muslims, but when he goes to Saudi, he hugs the sheikhs. Why? If he was really communal and he hated Islam, he should have hated even a sheikh. But no, hatred of communalism in this country is a weird and a camouflaged form of hating the poor. जो contempt for poor है इस देश में, जो contempt for weak है, जो caste system से आता है, उसी का दूसरा रूप communalism. हम इसको अलग करके हम इसको एक abstract hatred for Muslims, सिर्फ मुस्लिम हो इसलिए हेट हो रहा है. I don't believe that is true. Muslims are not being hated for being Muslims. Even middle class Muslims, even today, nowhere you will find them being disliked or hated, including Modi ji. He will love you if you are a rich Muslim. I'm telling you, he wouldn't mind having a dinner with you. सारे जितना मॉब लिंचिंग हुआ उसका डेटा उठा के आप देखिए, सारा पसमानदा मुस्लिम से. जितना मॉब लिंचिंग होता है किसके साथ होता है? वो एक कश्मीरी शॉल सेलर के साथ होता है, वो एक गाय के साथ ग्रेजिंग करने वाले के साथ होता है. तो कंटेम्प्ट फॉर पोर, हमारा देश का सेक्युलरिज्म का डिबेट एक तरफा चला, एंड दैट इज वेयर बीजेपी एंड आरएसएस गेट एन एंट्री पॉइंट. हम सिर्फ मुस्लिम्स का राइट्स, क्रिश्चियंस का राइट्स, बिकॉज ऑफ आवर एंजाइटी मार्जिनलाइज हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं. दैट कंसर्न इज रियल, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फिनोमेना of communalism or secularism without understanding
what is our principal position on majority community? What is our appeal to majority Hindus? We don't communicate to Hindus. हमारा कम्युनिकेशन सारा मुस्लिम, हम हमेशा फोरम में आपस में खुश हो जाते, आपस में बात करते, एक दूसरे ताली बजाते, घर चले जाते. जो अधिकांश लोग बाहर बैठे, जो who are suffering from this communal psychology, those who are suffering from this what I call Hindu anxiety, उसके साथ ना हमारे पास कोई पॉलिटिकल लैंग्वेज है बात करने का, ना उनका एंजाइटी समझने का एक पॉलिटिकल लैंग्वेज. हम इस सारा एंजाइटी को इस्लामोफोबिया, कम्युनलिज्म, फैसिज्म करके उसको नकार देते. Latest literature on multiculturalism globally, and you should see that globally, this is not about India, globally dominant communities everywhere are passing through a rough phase of anxiety. 1950s में वेलफेयर स्टेट का एक फॉर्मुलेशन था, हिस्ट्री में नहीं जा रहा, टाइम नहीं हम लोग के पास, बट 1990s न्यूलिबरल ग्लोबलाइजेशन के बाद, ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट वेस्टफेलियनिज्म, मैसिव ग्लोबल माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, रूरल अर्बन जो शिफ्ट्स हो गए, majorities are as much under anxiety as minority communities. तो ये हिंदू बैकलैश जो आप देख रहे हो, because secular, progressive, democratic forces have no way to mobilize or address that anxiety, RSS banks on that anxiety and converts it into an anti-Muslim program. लेकिन उस एंजाइटी का एड्रेस करने का पॉलिटिकल लैंग्वेज हमारे पास क्यों नहीं? हाउ डू वी अपील टू अ हिंदू? अब इसके पास आप हिस्ट्री में पब्लिक डिस्कोर्स में देखोगे सारा प्रोविजनल आंसर से, रोमिला थापर से लेके डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्कॉलर्स तक सब कहेंगे हिंदू तो कुछ है ही नहीं, हिंदू तो 19th सेंचुरी इन्वेंशन है. भाई सारा हिस्ट्री इज इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, हिस्ट्री है ही इन्वेंशन से. कोई 19th में हुआ, कोई 18th सेंचुरी में, कोई 17th में हुआ. Some political force comes by and says that no, there is some common cultural traits and we name them Hindu. It's a construct. All identities are construct. You cannot be in denial of that. Suppose there is an appeal to that identity. I am saying this because even in South India today, I know MPs of secular regional parties, very honest, very progressive, who are close family friends, they lose elections. And I ask them, कांग्रेस से भी है, टीआरएस से भी है, उनसे पूछता हूँ भाई आप इलेक्शन हार कैसे गए, आप इतना काम क्यों? वो कह रहे हैं कि साहब हिंदू मोबिलाइजेशन के बाद जहां आता है इतना सुनामी जैसा आता है कि हम लोग जो भी काम करें हम वी गेट वॉश्ड. हम इस फिनोमेनन को आप नकार नहीं सकते, इसको डिनाई नहीं करो, और इसको सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज्म, फैसिज्म का नाम देकर उसको, इट्स अ कल्चरल फिनोमेना दैट्स हैपनिंग इन अ सर्टेन. और ये जो हिंदू आइडेंटिटी का मोबिलाइजेशन है ये किसी तरफ घूम सकता है. सो माय थर्ड क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कैन वी रीइमेजिन एन अपील टू हिंदू आइडेंटिटी without it necessarily becoming majoritarian authority? आज का हमारा सेक्युलर प्रोग्रेसिव सोच है, हिंदू कहते ही हम डर जाते हैं, इसका मतलब हिंदू राष्ट्र है. क्या हम ऐसा कोई लैंग्वेज, ऐसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा, ऐसा कोई पॉलिटिकल, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ग्लोबली. आप अभी लेटेस्ट लिटरेचर और मल्टीकल्चरलिज्म 50 साल का हिस्ट्री है पॉलिटिकल थियरी में. पहले 50 साल उसने माइनॉरिटी राइट्स का बात किया, अब पिछले 5 साल से दे आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ can we talk of the cultural rights of the majority? Should majority community not have cultural rights? Are there no common cultural practices of majority communities, especially after destabilized majorities of globalization का फेस में हुआ? क्या उसका बात करना necessarily it is retrogressive? Is it necessarily communal? Is it necessarily going to create majoritarians? मैं पता नहीं, हो सकता हो, but this is a question we have to debate. ऐसा forums में अनकंफर्टेबल स्टार क्वेश्चंस हमें रेस करना चाहिए और उसका जो है नया एनालिसिस, नया विश्लेषण निकालना चाहिए, तभी जाके हम जो है जो भी आप कहना चाहते हो फासीवाद, जो भी फोर्सेस के साथ हम लड़ सकते. अगर हम इन जमीनी बुनियादी मुद्दों से हम भागते रहेंगे और इससे हम दरकिनार करते रहेंगे, हो सकता है बीजेपी 29 में हार जाए, बट वी वुड हैव डिफीटेड देम विदाउट सॉल्विंग द फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट आर कमिंग. माय फोर्थ पॉइंट इज ऑन मेजॉरिटेरियनिज्म. हम बार बार स्टेट को, पिछले 15 साल के मोदी रेजिम को इस मेजॉरिटेरियन स्टेट, और कहीं सोशल साइंटिस्टों इसको एथनिक डेमोक्रेसी का नाम भी दे दिया. व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म? देयर इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन अ सिंपल डेफिनेशन इज द डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर माइनॉरिटीज. आप एक लेंस से देखें तो ये सही निकलेगा, यस देयर इज अ डोमिनेशन, इंडियन मुस्लिम्स आर लिविंग इन स्टेट ऑफ फियर, इट्स ट्रू. बट मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूं, क्या यह भी सच नहीं है कि इस देश में पिछले 15 साल में हिंदू भी उतना ही डर में जी रहा जितना मुस्लिम? जो हिंदू खासकर इस रेजिम के खिलाफ बोलते हैं, जो हिंदू इस रेजिम के पॉलिटिक्स के
अलग बोलते हैं, और जो हिंदू इस रेजिम के साथ है वो तो सबसे डरा हुआ है। हम तो बाहर रह के बोल भी रहे, शाहनवाज विल नो, सबसे डरा हुआ हिंदू अगर कोई है वो बीजेपी का हिंदू है आज के देश में। वो कुछ बोल ही नहीं सकता, वो चुप ही करे, गायब हो जाए, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए थे। So majoritarianism is also a half truth. It is a unique animal, majoritarianism, a unique animal where you are mobilizing in the name of Hindus while Hindus themselves are continuously living under. I have never seen in this country, it's an open democracy where the majority community today is scared of speaking. बाकी बाहर छोड़िए, यूनिवर्सिटीज का हाल देखिए आप, यूनिवर्सिटीज में लोग बात करने से डरते। कौन? डोमिनेंट कम्युनिटीज। आप तो कहते हो ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण प्रोफेसर कितने मिलेंगे आपको खुल के बोलने वाले यूनिवर्सिटीज में? कहां गया उनका डोमिनेशन? तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अस, ये किस ढंग का मेजोरिटेरियनिज्म है? मेजोरिटेरियन मोबिलाइजेशन तो मेजोरिटी के नाम पे हो रहा, और जिनके नाम पे मोबिलाइजेशन हो रहा वही डरा हुआ है। तो दैट मींस देयर इज समथिंग मोर टू दिस मेजोरिटेरियनिज्म। इट इज नॉट सिंपली अबाउट हिंदू मुस्लिम डिवाइड। ये आरएसएस का यूनिक टेक्निक है कि दे क्रिएट मल्टीपल लेयर्स ऑफ रियलिटी। एक रियलिटी ऊपर रहेगा, एक रियलिटी नीचे रहेगा। वो ग्राउंड पे जो रियलिटी है उससे दे कीप रिवर्किंग द सोशल डायनामिक्स। दैट्स रीजन दे आर आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन देयर इज एडवर्स रिस्पांस टू देम, बिकॉज़ दे नो दैट इस रियलिटी में क्या पॉसिबिलिटीज है। हम लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म, एथनिक स्टेट बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, खत्म हो। भाई हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाते हो? हिंदू खुद डरा हुआ है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? तो हिंदू तो पूरा खुल के बोलना चाहिए ना। और कहा आई कैन सी हेट्रेड फॉर मुस्लिम बट वेयर इज लव फॉर हिंदूस? दिस इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। I can see hatred for Muslims at every stage, but I don't see love for Hindus. जो migrants इधर से चल के वापस गए वो सारे हिंदू थे। Where was protection for them? आज जो 1 लाख स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सारा हिंदू बच्चे, ओबीसी दलित बच्चे उससे बाहर हो जाएंगे। Where is that? They are all Hindus, but there is no response. There is no welfareism for them. So what does this mean? That this majoritarianism is not anti-minority. It is in essence actually anti-majority. It is throwing out different sections of society in graded manner. लेकिन हमारे जो लड़ाई है मेजोरिटेरियनिज्म के खिलाफ, we are using selective language of minority rights, and that again provides, because डरा हुआ हिंदू के लिए उसको लगता है भाई मैं खुद डरा हूं लेकिन मेरा बात कोई नहीं कर रहा। इस सेक्युलरिज्म का लड़ाई सिर्फ फिर मुसलमान का बात कर रहे हो आप। That's why appeasement language appeals to majority. So how do you mobilize that majority which is mobilized on the basis of majoritarianism but does not actually belong there? It's a very difficult, complex historical question which we need to address. So I'll conclude by arguing what is the alternative. The alternative really is in terms of raising questions of justice. और के बालागोपाल, very well-known civil rights leader है, उनका formulation, एक philosophical formulation, he says, criticizing oppression in this nation means criticizing at least a part of our own selves. हम सबका कहीं ना कहीं privileges are involved in the way we also resist. थोड़ा complex ये है. But in essence, what it says is that in today's context, if you want to fight against right-wing, fascist, undemocratic, anti-democratic forces, then I think we should move beyond discourses of secularism and toleration and move to forms of solidarity. Effective solidarities between castes, effective solidarities between communities has to grow. And that, in my own writings, Saeed knows, we have also spoken at Jamaat on these issues elaborately, that secular sectarianism is what I call that. Most social groups that fight in the name of secularism are themselves suffer from sectarianism. That's why I had suggested at Jamaat, and then I went to SIO, I said that fighting for secularism by Muslims in this country should not mean only fighting for the Muslim rights. You have to fight for rights of everyone else. Only then we become truly secular. Why should a Muslim organization not respond to the plight of tribals in central India? Why should they not? Why should a Muslim organization or secularism only mean rights of Muslims? It's only through this cross-caste, cross-cultural, cross-community solidarities we can really shake up this regime. And I repeatedly say this, the reason why Umar Khalid is targeted in this country is not because he's a Muslim. It's a disservice if you say that. He's targeted because he's a Muslim who talks about tribals, who talks about neoliberalism, who talks about students' rights, and who talks about educational reforms. That is the thing that really worries this regime. If Umar Khalid was a Muslim talking only about Muslim rights, this regime would have been very happy. But a Muslim speaking about tribal rights, his entire research is on tribals. He talks about educational reforms, he talks about neoliberalism, he talks about privatization, talks about commercialization. That is the Muslim that shakes up this regime, because that universal solidarity,
which goes beyond registers of toleration, which goes beyond of secularism, is what really we should develop. और ये ethic जो है इस देश में ऊपर से लेके नीचे तक हमें बिल्ड करना है. एक समुदाय जो है दूसरे समुदाय के लिए खड़ा होने का जो हिम्मत, जो सोशल जस्टिस का एथिक. सोशल जस्टिस फॉर मी डज नॉट मीन graded way में each community talks only about itself. Every community should be able to share. If you read the Nazi history and especially the what Hannah Arendt calls the banality of evil, उसमें नाजी regime का banality evil का core क्या था? Utter incapability of these Nazi leaders to empathize with anybody. आप दूसरों के साथ empathy करना जब इतना मुश्किल हो जाता है, that is what is Nazism का नाम. ये हमारा सोसाइटी में काफी हद तक है. हमारा सोशलाइजेशन सारा कम्युनिटीज फैमिली का सोशलाइजेशन होता है. इस एथिक को किस ढंग से ब्रेक करना है? एक दलित ओबीसी शुड बी एबल टू स्टैंड व्हेन देयर इज अ मॉब लिंचिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स. मुस्लिम्स शुड बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट mob lynching or massacres that are happening in central India against tribals. I think unless we don't forge, and I think I would end by suggesting to this national federation that this is the ethic with which we should move ahead. This federation should be able to bring the concerns, common and cross-cutting concerns. और इसमें सारा मुश्किलात होंगे क्योंकि एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, because we are not simply diverse. India is not diverse. It is diversity with hierarchy. It's diversity with exclusion. इसका जड़ कहीं ना कहीं अगर हम सॉफ्टन करके इंक्लूसिव बनाएंगे, that will be our real fight against Hindutva. I stop here. Thank you.